हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 15 दाजियों को पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है शेखर जोशी जी ने। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 दाजियों, जिसको लिखा है शेखर जोशी जी ने। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, जो कि उत्तरांचल में है, उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियों, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। दाजियों कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। तो शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तरांचल के औलिया गांव नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा केकड़ी एवं अजमेर में की। 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम किया इन्होंने। इसके पश्चात अब ये स्वतंत्र रूप से लिखने का काम कर रहे हैं। कुछ चर्चित कहानी संग्रह है जैसे कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियों, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। इनकी जो कहानी है आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग के द्वारा आयोजित एक कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और ये जो कहानी है दाजियों, इसके ऊपर इस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। दाजियों कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजियों अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बालमन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण कहानी में हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दाजियों कहानी एक छोटे बच्चे की कहानी है जो बाल श्रमिक बालक है, छोटा बच्चा है जो कि श्रम करता है, मेहनत करता है, काम करता है, जबकि उसकी पढ़ने की उम्र है। ये अपने पेट की आग बुझाने अर्थात अपनी भूख को मिटाने के लिए होटल में काम करता है और वहाँ उसे दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने वाला, जिसे वो कह सके बड़ा भाई, वो मिलता है। लेकिन कैसे एक दिन ऐसा होता है कि उसके मन में उनके द्वारा ही चोट पहुंचाई जाती है, इसी बात का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से उसे लेखक मिलते हैं। चौक से निकलकर बाईं ओर से जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। किससे? मदन को। गोरा चिट्ठा रंग, नीली शफाफ आँखें, नीली कलर की उसकी जो आँखें हैं, सुनहरे बाल है, चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, आलसपन नहीं, बहुत ही चंचल। गोरा चिट्टा रंग है मदन का, नीली आँखें हैं, सुनहरे बाल है, फुर्तीला है, कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की तरह फुर्ती है। जैसे कमल के पत्ते में पानी की बूंद पड़ती है तो वह तुरंत फिसल जाती है, वैसे ही इतना ये फुर्तीला है मदन। और जब लेखक जाते हैं
चौक से निकलकर बाईं ओर जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा साइन बोर्ड वाला छोटा सा कैफ़े दिखता है। वहीं पर जगदीश बाबू ने पहली बार इनको देखा, मदन को। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। तो आँखों की चंचलता, उसको देखने से ऐसा लगता कि वो 9-10 साल का बच्चा होगा और शायद यही उसकी उम्र होगी। जगदीश बाबू को ऐसा लगा। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर, एक टेबल पर प्लेटें उठा रहा था। जब वे पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मदन, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। तो रेस्टोरेंट में, होटल में जो भी काम करते हैं वो अपने कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। तो मदन को भी देखने से ऐसा ही लग रहा था जैसे वो अपने ग्राहक, कस्टमर का इंतज़ार कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। मेनू अर्थात क्या क्या खाने पीने का वहाँ बनता है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय जगदीश बाबू के सामने हाजिर कर दी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। अब यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य की भावनाएं भी बहुत अजीब होती है कि एक अकेला या सुनसान जगह में भी कभी कभी आदमी खुद को अकेला महसूस नहीं करता, अनुभव नहीं करता, और लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ निकट है, कितना अपना है, सब कुछ अपनापन लगता है वहाँ पे। परंतु इसके विपरीत कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी सैकड़ों जन नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों से घिरे हुए तो हो, आसपास में आपके बहुत सैकड़ों लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अकेला समझते हो। लगता है जो कुछ पराया है, जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है, सब कुछ पराया लगने लगता है। पर यह अकारण ही नहीं होता, बिना कारण के ये नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की। किसी कथा के मूल में अलग होना या किसी से अलगाव होना, इसका कोई ना कोई कारण होता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, इसलिए अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपना तो ही नहीं, एक नई जगह आए हैं जहां उन्हें सब कुछ पराया सा लगता है। चहल पहल है लेकिन भी उसे अपना कुछ भी नहीं लगता। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े, होटल। तो शायद कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ नई जगह रहकर उनको आदत हो जाएगी और वहाँ रहते रहते इनको अपनापन वहाँ लगने लगेगा। लेकिन वो अपने देश से इतनी दूर आ गए हैं, तभी उनको अचानक से याद आते हैं जहाँ वो रहते थे, वहाँ गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल के छोकरे, अपने निकट शहर के जो भी कैफ़े होटल थे। तो कई नई जगह जाने पर, कोई भी नई जगह जाने पर पहले पहले मन नहीं लगता है और अपनी चीज़ें याद आने लगती है, अपने गांव के, अपने स्कूल के, अपने शहर के। चाय साहब, ये मदन लेकर आया। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। रिक्तता, जो इनका खालीपन था, वो अनुभव हो रहा था, अब शायद दूर हो, और इसीलिए उनको जो भी डाउट था उसका समाधान किया। क्या नाम है तुम्हारा? तो बच्चे ने कहा, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मदन ने कहा, पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला,
अल्मोड़ा साहब अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। जगदीश बाबू अपने अकेलेपन को दूर कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसे अपनी रिक्तता, अपने खालीपन का जवाब मिल गया और वो मदन से बात करने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये सारी बातें। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। इसके आगे की स्टोरी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।